हेलो दोस्तों, आज हाउ बिग सीरीज के इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस कंपनी के बारे में। रिलायंस जिसने 62 सालों में इंडिया की हर घर में जगह बना ली है और अब भारत की नंबर 1 प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। तो रिलायंस की सक्सेस स्टोरी धीरू भाई अंबानी से लेकर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी तक, और कैसे मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और अनिल अंबानी पीछे रह गए। रिलायंस की हिस्ट्री, जियो की कहानी, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, रिलायंस आज काफ़ी बड़ी कंपनी है और आजकल अंबानी नाम ही अमीरी का प्रतीक है, पर इस नाम को बनाने के पीछे बड़ी कहानी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, जब धीरज हीराचंद अंबानी, जिनको लोग प्यार से धीरू भाई बोलते थे, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उन्होंने पैसे की कमी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर यमन में 10 साल गैस स्टेशन पे काम किया। मुकेश अंबानी का जन्म भी वहीं पर हुआ था। तो यमन में 10 साल काम करने के बाद धीरू भाई खुद के बिजनेस का सपना लेकर भारत आए और अपना छोटा सा ऑफिस खोला और यार्न और स्पाइसेस को यमन एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे और भी टेक्सटाइल कंपनी को यार्न, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे और बिजनेस सक्सेसफुल होने लगा। उन्होंने खुद से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर बिजनेस शुरू करने का सोचा और 1966 में अपना पहला टेक्सटाइल फैक्ट्री भी बना लिया और जल्दी ही अपने फैब्रिक्स 58 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने लगे। फिर धीरू भाई ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अपने कपड़े का नया ब्रांड स्टार्ट किया, ओनली विमल, 1975 में, जो आगे चलकर 15 सालों में रिलायंस का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। मतलब कि टेक्सटाइल बिजनेस में रिलायंस काफ़ी आगे बढ़ रहा था। और फिर 1977 में रिलायंस पब्लिक हुआ और स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ और अपना IPO जारी किया, जो कि ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा और उस टाइम एक शेयर 10 रुपये में बिका था। और अभी 2020 में रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू 2319 रुपये है। यानी कि अगर किसी ने 1977 में अगर 10,000 रुपये रिलायंस में इन्वेस्ट किए थे तो अभी उसका वैल्यू बढ़ के 2,96,00,000 रुपये के आसपास है। ये रिलायंस की सक्सेस को दिखाता है कि इतने सालों में रिलायंस कितना आगे बढ़ चुका है। तो IPO के सक्सेस के बाद 1980s में मुकेश और अनिल अंबानी भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके कंपनी में ज्वाइन हो गए थे। और फिर टेक्सटाइल में सफलता के बाद पेट्रोकेमिकल्स में भी रिलायंस ने एंट्री किया और कई तरह के पॉलिस्टर और पॉलीमर का प्रोडक्शन शुरू किया। यानी कि रिलायंस अब टेक्सटाइल के बेसिक पॉलीमर से लेके यार्न से पूरा फैब्रिक यानी कपड़ा तक सब कुछ बना रही थी। इस तरह से रिलायंस मार्केट लीडर बन चुका था। अब धीरू भाई अंबानी का ध्यान पेट्रोलियम की तरफ जाने लगा। तो 1991 में रिलायंस ने अपनी पेट्रोलियम की नई सब्सिडरी खोली, जिसका नाम था रिलायंस रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। और उस टाइम गवर्नमेंट के इंडियन ऑयल कंपनी की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, जिसका रिलायंस को फ़ायदा मिला और उन्होंने 1999 में इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिफाइनरी बनाया। और उसके बाद 2002 में रिलायंस को इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व मिला और पेट्रोलियम सेक्टर रिलायंस की कमाई का बड़ा हिस्सा बन गया। पर इसी बीच 2002 में धीरू भाई अंबानी चल बसे और उनके जगह पर फिर बड़े भाई मुकेश अंबानी चेयरमैन बने और छोटे भाई अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और 2002 में ही रिलायंस ने टेलीकॉम में कदम रखा। जिस टाइम आउटगोइंग कॉस्ट बहुत महंगे होते थे और इनकमिंग कॉस्ट पे भी चार्ज लगता था, तो उस टाइम रिलायंस ने कर लो दुनिया मुट्ठी में के स्लोगन के साथ CDMA सिम कार्ड लॉन्च किया, जिसमें सस्ते कॉल रेट्स और फ्री इनकमिंग की सुविधा दी, जो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। और खुद के फ़ोन भी लॉन्च किए। तो उस टाइम में ये टेलीकॉम का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। तो टेलीकॉम में इंस्टेंट सक्सेस मिला रिलायंस को और साथ ही साथ रिलायंस अपना टेक्सटाइल और पेट्रोलियम बिजनेस में भी आगे बढ़ता गया। इसके अलावा और भी चीज़ों में एक्सपेंड किया, जैसे पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड वगैरह। पर 2005 में रिलायंस में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ, जब अनिल और मुकेश अंबानी में झगड़े की बात पब्लिक हो गई। और क्योंकि धीरू भाई मरने से पहले कोई वसीयत छोड़ के नहीं गए थे, तो बीच में उन दोनों की मां कोकिलाबेन को आना पड़ा। और फिर कोकिलाबेन अंबानी ने रिलायंस को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जिसमें रिलायंस का टेलीकॉम, फाइनेंशियल और एनर्जी बिजनेस था, वो अनिल अंबानी को मिल गया। और मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज मिला, जिसमें ऑयल, गैस और टेक्सटाइल थे। तो इस तरह रिलायंस कंपनी 2 हिस्सों में बट गई। अनिल का हिस्सा रिलायंस ग्रुप कहलाया और मुकेश का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, टेलीकॉम बिजनेस मुकेश अंबानी का पसंदीदा बिजनेस था और वही उसे संभाल भी रहे थे। पर वो बिजनेस अनिल अंबानी को मिल गया, जिसका मलाल मुकेश अंबानी को हमेशा था। पर इस बंटवारे में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी था कि 2015 तक दोनों एक जैसा बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे अगर अनिल टेलीकॉम संभाल रहे हैं
तो मुकेश अपना टेलीकॉम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। पर टेलीकॉम हमेशा से मुकेश अंबानी के मन में रहा और भाग्य से कोर्ट में दोनों ने 2010 में ही नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और तुरंत ही मुकेश अंबानी ने फिर से टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया, जिसने 2009 में पूरे इंडिया के लिए 4G की स्पेक्ट्रम खरीद ली थी। तो इस कंपनी को खरीद लेने से अब मुकेश अंबानी के पास अब पूरे इंडिया की 4G स्पेक्ट्रम आ गई थी। तो अब यहीं से जियो 4G की फाउंडेशन रख दी गई थी। तो 2010 से 2015 तक जियो पे काम चलता रहा। पूरे इंडिया में 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की ऑप्टिक फाइबर का जाल बिछाया गया और टावर्स बने और 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च कर दिया। 2002 में जिस तरह से उन्होंने इनकमिंग कॉल को फ्री किया था, इस बार आउटगोइंग को भी फ्री कर दिया और फास्ट 4G इंटरनेट की सुविधा दी, जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। और आज रिजल्ट ये है कि जियो इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है 40 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ। और अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी अब बंद हो चुकी है। और सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं, ओवरऑल भी अनिल अंबानी अब मुकेश अंबानी से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। एक समय था जब 2008 में दोनों 43 बिलियन और 42 बिलियन नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स के रिच लिस्ट में आते थे। वहीं आज एक मुकेश अंबानी 88 बिलियंस पे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है और दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने खुद को जीरो नेटवर्थ बता के बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया है। पर यह हुआ कैसे? तो अनिल अंबानी शुरू से ही अपने बिजनेस को एग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश में लगे रहे और अमीर लोगों को बैंक से फंडिंग भी आसानी से मिल जाता है। पर अब जब सब कुछ उल्टा पड़ चुका है तो अब अनिल अंबानी कर्ज के पहाड़ में दबे हुए हैं। उनका सारा बिजनेस नीचे जा चुका है। रिलायंस टेलीकॉम जो अनिल को मिला था वो इसे ठीक से संभाल नहीं सके। एक तो CDMA होने के कारण एयरटेल हच सबको टक्कर नहीं दे पाए और फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके GSM नेटवर्क को लाए तो क्वालिटी नेटवर्क नहीं होने के कारण सस्ता होकर भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सका। और जब जियो आया तो उसके आंधी में तो कई टेलीकॉम उड़ गए, जैसे टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, एयरसेल वगैरह। उनमें से रिलायंस भी एक था। तो ये बिजनेस बंद हो चुका है और अभी 50,000 करोड़ के कर्ज में है अनिल अंबानी। इसी तरह रिलायंस एनर्जी का भी वही हाल है। अनिल ने बिड कर करके कई सारे प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया पर उसे कंप्लीट नहीं कर पाए और नुकसान हुआ। और मुंबई का पावर बिजनेस तो अडानी को बेचना पड़ा और इस सेक्टर में भी अनिल पर 15,000 करोड़ का कर्ज है। इसी तरह रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस का भी वही हाल है। म्यूचुअल फंड बिजनेस बिक चुका है और इसी तरह से जिस नए बिजनेस में अनिल ने हाथ लगाया वहाँ सफलता नहीं मिली। जैसे इंटरटेनमेंट में एडलैब्स स्टूडियो को खरीद के पूरे इंडिया में मल्टीप्लेक्स चेन अनिल अंबानी ने खोली थी, जिसे कार्निवल सिनेमा को बेचना पड़ा। रिलायंस डिजिटल टीवी और DTH सर्विस भी बंद हो गया। मतलब कुछ सही नहीं जा रहा उनके लाइफ में। कुछ बिजनेस में फोकस करने के बदले उन्होंने नए बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और उसके लिए काफ़ी लोन लिया और काफ़ी फास्ट एक्सपेंड किया, पर उसे संभाल नहीं पाए और आज रिजल्ट है बैंकरप्सी। वहीं मुकेश अंबानी ने बहुत समझदारी से अपने करेंट बिजनेस और नए बिजनेस में एंट्री की। पेट्रोलियम बिजनेस उनकी कमाई का मेन जरिया रहा और नए बिजनेस में सोच समझकर एंट्री की जिसमें फ्यूचर में स्कोप हो। जैसे डिजिटल एज में एंट्री की जिसमें रिलायंस जियो है, जिसमें जियो 4G और जियो ब्रॉडबैंड है। जियो को वो एक इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने वाले हैं और फ्यूचर टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। और इससे रिलेटेड कंपनी को एक्वायर भी कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में रिलायंस जियो इंडिया के एक बड़े टेक कंपनी के रूप में सामने आ सकता है और टेक प्रोडक्ट लॉन्च करना भी शुरू कर दिया है, जैसे जियो ग्लास। तो फ्यूचर को विजन में रखकर बिजनेस प्लान है मुकेश अंबानी का। इसी तरह उनका एक और फेवरेट सेक्टर है रिलायंस रिटेल। रिटेल पुराना बिजनेस है रिलायंस का। इसके कई सारे स्टोर भी हैं जिसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पर अब मुकेश अंबानी इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं और अब वो ई-कॉमर्स में भी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जैसे जियो मार्ट हो गया ग्रोसरीज के लिए। उसके अलावा कुछ दिनों पहले उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए में फ्यूचर रिटेल कंपनी को खरीद लिया, जिसमें बिग बाजार आता है। तो अब बिग बाजार भी मुकेश अंबानी का ही है। इसके अलावा आजियो, नेटमैट्स, हेमले भी है। तो इस तरह से रिलायंस अब रिटेल में भी बहुत आगे कदम बढ़ा चुका है। तो इस तरह से मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मेनली अभी 3 बड़े बिजनेस हैं, जो कि है रिलायंस पेट्रोलियम, ऑयल और गैस के लिए, रिलायंस जियो टेक्नोलॉजी कंपनी और रिलायंस रिटेल ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉमर्स के लिए। इसके अलावा भी कई और सारे बिजनेस हैं, जैसे IPL में मुंबई इंडियंस,
नेटवर्क 18 टीवी ग्रुप जिसमें कलर्स, न्यूज 18, निक और MTV जैसे चैनल्स हैं। इसके अलावा रिलायंस सोलर, रिलायंस लॉजिस्टिक, रिलायंस लाइफ साइंस, एरोस्पेस डिवीजन और धीरू भाई अंबानी स्कूल जैसी चीज़ें भी हैं। और वहीं अनिल अंबानी के रिलायंस में रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरह से दोनों रिलायंस को मिलाकर इंडिया के कई सारे सेक्टर्स में रिलायंस का बोलबाला है। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट वैल्यू $207 बिलियन यानी 15,25,000 करोड़ रुपए है और अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का मार्केट वैल्यू अभी 2400 करोड़ रुपए है। तो दोनों मिला के लगभग 15,27,000 करोड़ रुपए वैल्यू है रिलायंस की, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है किसी भी कंपनी की। और इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के $207 बिलियन वैल्यू की वजह से मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि इनमें उनकी 46% की हिस्सेदारी है। नेटवर्थ के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से बात की है, आप उसे ज़रूर देखें। और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि वो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग करके उसको स्टॉक में अलग से लिस्ट करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जियो में बड़े बड़े कंपनीज जैसे फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। ये प्री IPO स्टेज है और अब जियो शायद अगले साल पब्लिक के लिए IPO लॉन्च करेगा। तो आप उसमें चाहें तो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है आपको कुछ सालों में वैसा ही रिजल्ट मिले जैसा 1977 में रिलायंस के IPO में इन्वेस्ट करने पर लोगों को मिला था। तो रिलायंस का फ्यूचर ब्राइट है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ी और ट्रस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ होता है। जैसे विदेशों में लोगों ने एप्पल, अमेज़ॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट सब में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मिला, वैसे ही इंडिया में लोगों को रिलायंस से मिला है। क्योंकि इंडिया में रिलायंस की 2020 की कमाई 6,59,000 करोड़ रुपए थी, जो कि इंडिया की GDP का 3.2% हिस्सा है और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्टली जॉब्स भी देता है। तो दोस्तों, ये थी रिलायंस की स्टोरी कि कितनी बड़ी है रिलायंस कंपनी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।